जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और पिछले दिन जो आप लोग का टेस्ट हुआ था आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है उसमें, ठीक है। तो आज उसका आंसर सभी लोग देख लीजिएगा, एक बार अपने अपने आंसर शीट से मिला लीजिएगा। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, इसी तरीके से आप लोग को तैयारी करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपका था कि 3 माइनस रूट 3 है क्या, ठीक है। तो आपको बता दिए थे कि जिसके अंदर रूट लग जाए और यदि उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता है तो वह एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो यहां पर रूट 3 है और रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। और आपको यह भी बता दिए थे कि अपरिमेय संख्या में पूर्णांक संख्या को जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, जो संख्या बनकर आएगा वो हमेशा अपरिमेय ही होगा। इसलिए कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दूसरा कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय संख्या, और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या है। तो पहला है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? सबसे पहला जो आपका है रूट अंडर 49 और बटा में है 81। तो आपको मालूम है 49 का वर्गमूल 7 और 81 का वर्गमूल 9, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा वही आपका परिमेय संख्या है। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरा कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अच्छा, अपरिमेय संख्या आपसे पूछ रहा है, तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होगा वही अपरिमेय संख्या होगा। सबसे पहला ऑप्शन है रूट अंडर 36 बटा में 64। तो 36 का वर्गमूल तो होता है 6 और 64 का वर्गमूल होता है 8, ये तो आपका परिमेय संख्या है। दूसरा है 1 बटा 81। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, यह भी परिमेय संख्या है। तीसरा है आपका रूट अंडर 3 बटा 5। हाँ, ना 3 का वर्गमूल होता है ना ही 5 का वर्गमूल होता है, इसलिए यह आपका अपरिमेय संख्या है। चौथा सवाल कहता है निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है? निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वही अपरिमेय है। सबसे पहला ऑप्शन है रूट अंडर 9। तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है रूट अंडर 20। 20 का वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरा पूरा, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला सवाल कहता है 2 रूट 2। देख लीजिए, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, उसमें 2 से गुना किया गया है। तो किसी अपरिमेय संख्या में पूर्णांक संख्या जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, जो संख्या बनकर आएगा वह अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहता है निम्नलिखित में पाई/2 क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसका मान जो होता है 22/7 वह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और पाई जब एक अपरिमेय संख्या है तो उसमें हम 2 से भाग किए हैं, यानी पूर्णांक संख्या से भाग किए हैं। तो क्या फर्क पड़ता है? अपरिमेय संख्या में पूर्णांक संख्या से भाग देने पर संख्या अपरिमेय ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? चलिए समझते हैं निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो वैसी संख्या जो या तो 1 से कटे या खुद से कटे, वैसी संख्या जो 1 से कटे या खुद से कटे वही अभाज्य संख्या कहलाती है। तो आपका जो ऑप्शन है सबसे पहला कह रहा है कि 8 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 8 से कटता है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। फिर है 9 1 से कटता है, 3 से कटता है, 9 से कटता है, यह भी भाज्य संख्या है। इसके बाद 11 या तो 1 से कटेगा या फिर 11 से कटेगा, दूसरा कोई संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए यह जो है आपका अभाज्य संख्या है। फिर कहता है 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना है? चलिए ठीक है, 1440 में 2 का अधिकतम घात पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले 1440 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से भाग लगेगा, कितना हो जाएगा? 720। इसके बाद 2 से भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 यानी 360। 2 से 180, फिर आपका 2 से 90, 2 से कट गया 45, फिर आपका 3 से 15, फिर 3 से 5। यहां देखिए 2 का अधिकतम घात पूछ रहा है, तो 1 2 3 4, 2 आया 5 बार, इसका मतलब है कि 2 का अधिकतम घात कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। 2 का अधिकतम घात होगा 5, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। कहता है निम्न में कौन परिमेय संख्या है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है? सबसे पहला ऑप्शन है रूट अंडर 3। तो 3 तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है, रूट अंडर 3 अपरिमेय संख्या है। दूसरा है आपका 2 रूट 2 बटा में रूट 2, 2 रूट 2 बटा में रूट 2, ठीक है। रूट 2 से रूट 2 कट गया तो 2, यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? ठीक है, 10 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? सबसे पहला ऑप्शन है रूट अंडर 7। अब देखिए रूट 7 जो है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता है। दूसरा आपका है रूट 2 बटा में रूट 5, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा आपका है रूट 3 बटा में रूट 7,
√3/√7, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। और चौथा आपका है √75/√48। देखिए √75/√48। अब आप समझिए कि 3 के पहाड़ा से कट जाएगा ये, देखिए 25 बार, और 3 के पहाड़ा से कट जाएगा 16 बार। 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। यह कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। अगला कहता है दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF। देखिए दो लगातार सम संख्या की बात कर रहा है, जैसे 2 4, 4 6, 6 8, 8 10, 10 12। हमेशा इसका HCF 2 के बराबर होगा। आप चेक कर लीजिएगा, हमेशा इसका HCF 2 के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। यानी दो लगातार यदि आप सम संख्या लेते हैं तो उसका HCF हमेशा 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो फिर से आप ऑप्शन नंबर बी को यदि चेक करेंगे, 12 नंबर सवाल की बात कर रहे हैं, सभी लोग के पास क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन से मिलाते चलिएगा जल्दी जल्दी से। 12 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? आप चेक कर लीजिए ना ऑप्शन नंबर बी को। √2 से √2 कट जाएगा तो 2/3 बचेगा, यही तो आपका परिमेय संख्या है। कहता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है? देखिएगा, जैसे अभाज्य संख्या 1 ले लिए, 1 और 3 मान लीजिए, फिर यहां ले लिए 3 5, या फिर 1 3 5। देखिए ऐसे कंडीशन में, या फिर 3 5 7। ठीक है, दो संख्या लीजिए या 2 से ज्यादा संख्या लीजिए। ठीक है, 2 संख्या लीजिए या 2 से ज्यादा संख्या लीजिए, तो उसका जो HCF होता है, शर्त है कि वो अभाज्य संख्या होना चाहिए, तो उसका HCF 1 के बराबर होता है। आप चेक करके देख लीजिए। ठीक है, इसका HCF कितना होगा? 1 के बराबर। HCF बता दिए, LCM HCF सभी को मतलब टोटल आपको बता दिया गया है, कुछ भी आपको मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं बताए हैं, टोटल चीजें आपको बता दी गई है। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हैं। अगला जो सवाल है आपका क्या कहता है कि 14 नंबर सवाल, दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो दो परिमेय संख्या के बीच अनेक परिमेय संख्या, या दो अपरिमेय संख्या के बीच अनेक अपरिमेय संख्या होती है, या अनंत कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 15 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? जबकि पहला ऑप्शन है √34/36, सॉरी 64/36, तो 8/6 हो जाएगा उसका, यह तो परिमेय है। इसके बाद कह रहा है दूसरा √81, 81 का वर्गमूल तो 9 होता है, यह भी आपका परिमेय संख्या है। इसके बाद है √2.5, हाँ इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता है। देखिएगा √2.5 इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता है। क्यों? क्योंकि दशमलव जो है विषम स्थान पर है। यदि दशमलव सम स्थान पर होता, ठीक है, और जो संख्या जैसे 25 है, तो 25 का वर्गमूल तो निकलता है 5, लेकिन वहां पर दशमलव जो आपको दिख रहा है वो विषम स्थान पर है। यदि सम स्थान पर होता तो वह आपका वर्गमूल उसका आसानी से निकल जाता। यह आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 15 का हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए 16 नंबर सवाल कहता है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। चलिए समझिए ठीक से, 2 घंटा, 4 घंटा और 6 घंटा बता दिए थे, इसके बारे में बहुत डीपली बताए थे। लगते हैं तीनों को क्रमशः प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा? यानी ऐसे कंडीशन में सबका एलसीएम, ऐसे कंडीशन में सबका एलसीएम, तो 2 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? बड़का को पकड़ लीजिए और देखिए 6 जो है 2 से कट रहा है लेकिन 4 से नहीं कट रहा है, 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 6 दूना 12 सबसे कट जाएगा, इसलिए इसका एलसीएम हो जाएगा 12, अर्थात यह आपका आंसर हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। हाँ, जो लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत तेजी से चल रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल नए लोग होंगे, ठीक ना, क्योंकि टोटल क्लास चल चुका है और जो बच्चे पढ़े हैं उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटे का समय लेते हैं। तीनों प्रस्थान बिंदु पर मिलने में कितना समय लेंगे? फिर से वही है, 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, सबका एलसीएम तो 15 के बराबर, यानी 15 घंटा बाद फिर प्रस्थान बिंदु पर मिलेंगे। ऐसे कंडीशन के लिए सबका एलसीएम निकालना है, बस सिंपल क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, 17 का डी। ठीक है, अगला कहता है भाग लेमा a बराबर BQ प्लस R में Q बराबर 0 होगा। देखिए Q बराबर 0 होगा, देखिए Q क्या है? a बराबर BQ प्लस R, जिसमें a जो होता है भाज्य है, यहां पर b जो है आपका भाजक है, ठीक है, Q जो है आपका भागफल है,
भागफल है और आर जो आपका है वो शेषफल है। ठीक है, आर जो है वो क्या है, शेषफल है। अब आपका क्या कहता है कि जब Q का मान 0 के बराबर हो जाए, ठीक है, जब Q का मान 0 के बराबर हो जाए तो क्या होगा, समझिएगा। अब Q का मान 0 यानी भागफल 0 हो जाए, ठीक है, भागफल 0 हो जाए, तो अब आप समझिए कि किसी भी भाग में भागफल 0 कब होता है, Q का मान 0 कब होता है, यही ना, Q का मान 0 कब होता है। तो ऐसे कंडीशन में आप देख लीजिए कि यहां पर देखिए, यहां पर जब आप मान लीजिए कि यहां लिखते हैं, यहां 5 लिखे, ठीक है, और यहां 3 लिखे, समझ में आ रहा है, यहां 5 लिखे और यहां 3 लिखे, फिर से समझ लीजिए, यहां 5 लिखे और यहां 3 लिखे, तो ऐसे कंडीशन में भाग लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहां 0 डालते हैं, एक 0 आ जाएगा, आ जाएगा है। तो ऐसे कंडीशन में हम जो है 0 लगाते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या है कि b का मान बड़ा होगा और a का मान छोटा होगा ना। जब b का मान बड़ा होगा और a का मान छोटा होगा, ऑप्शन नंबर बी चेक कर लीजिए, a b का मान बड़ा होगा और a का मान जब छोटा होगा, तो ऐसे कंडीशन में जो है q का मान 0 के बराबर होता है। चलिए अगला सवाल कहता है भाग लेमा में a बराबर बी क्यू प्लस आर में r बराबर 0 होगा जब r बराबर 0 होगा कब। अच्छा, r का मान यानी शेषफल का मान 0 के बराबर कब होगा। अब आप सोच के देखिए कि शेषफल का मान 0 के बराबर कब होगा। देखिए शेषफल 0 का मान 0 के बराबर तब होता है, जैसे मान लीजिए कि यहां लिखे 5 और यहां लिख दिए 10, 5 दूना 10, पूरा का पूरा कट गया, यानी जब यह भाज्य जो ये भाजक जो है भाज्य को पूरा पूरा काट देगा तो शेषफल का मान 0 के बराबर हो जाएगा। यानी यहां पर b जो है, b a को पूरा पूरा विभाजित कर देगा, तो उस समय जो है शेषफल का मान कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर। जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, लिखा है कि b a को विभाजित करेगा, तब जो है आपका r का मान 0 के बराबर हो जाएगा। अगला कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो मॉस ए बी बराबर कितना होगा। इसको थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा पहले मिटाते हैं, फिर आपको समझाते हैं इसके बारे में कि क्या है। इससे पहले जितने भी सवाल हम आपको बताएं बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल सवाल सब है, ठीक है। कोई भी सवाल में आप नहीं रुके होंगे, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है जितनी आप लोग को पढ़ाया गया है इससे आप लोग को ये लग रहा होगा कि टोटल का टोटल सवाल आप बहुत आसानी से बना पाए होंगे। चलिए तो अगला जो सवाल आपका कहता है, ध्यान से देखिए, कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब क्या है, तो मौसा ए बी बराबर क्या होगा, मौसा ए बी बराबर मौसा ए बी बराबर मौसा, यानी ए बी का मौसा जो है किसके मौसा के बराबर होगा, यही ना है, ए बी का मौसा किसके मौसा के बराबर होगा। पहली चीज ए और बी आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहां लिखे ये आपका है 7 और ये है आपका मान लीजिए 14, राइट, ठीक है, ये 7 है और ये 14 है, ठीक है। तो अब जो है इसमें बोलेंगे ये जो आपका है ये ए है होता है, ये बी होता है, यहां जो आएगा वो क्यू होगा और नीचे जो आएगा वो क्या होगा, आर होगा। तो यहां पर ए बी का मौसा जो है किसके बराबर होगा ये आपसे पूछ रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सवाल पर, तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा आसानी से। देख लीजिए, जैसे यहां मान लीजिए कि 7 और 14, तो 7 14 का मौसा कितना हो जाएगा, 7 और 14 का मौसा कितना हो जाएगा, तो 7 के बराबर, ठीक है। 7 और 14 का मौसा कितना के बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा। अब समझिए, यदि आप भाग देते हैं तो 7 दूना 14, ठीक है, 7 दूना 14, ठीक है, यहां पर पूरा का पूरा कट गया आपका, शेषफल कुछ नहीं बचा, शेषफल कुछ नहीं बचा। यदि किसका किसका पूछ रहे हैं मौसा, ए बी, मौसा ए बी बराबर मौसा कितना, यही ना, मौसा ए बी बराबर मौसा कितना, तो यहां पर ए बी का मौसा कितना के बराबर होगा ये पूछ रहा है ना। देखिए तो यहां पर r का मान जो है बिल्कुल 0 के बराबर आ गया, तो ए बी का मौसा यदि देखते हैं तो 7 के बराबर है, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए कि यदि इसमें से 7 को लेते हैं और 2 को लेते हैं, तो 7 और 2 का मौसा होता है 2, जो इसके बराबर नहीं आ रहा है। अच्छा, 7 को और 14 को तो पहले ही आप क्लियर कर दिए हैं, फिर 7 को और 2 को लीजिए तो उसका मौसा 1 के बराबर होगा, जो इसके बराबर नहीं है। लेकिन एक है कि यदि यहां से 7 लेते हैं और यहां से 0 लेते हैं, तो 0 और 7 का जो मौसा होगा, ठीक है, वो कितना के बराबर होगा, तो 7 के बराबर होगा। समझ में आ रहा है। हाँ, तो यहां पर ये आपका b है और ये ये r है और ये b है ना, r है और ये क्या है, b है, तो rb के बराबर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 7 और यहां लिखे 15,
7 दूना 14, शेष बच गया आपका 1। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 7 और 15 का HCF कितना के बराबर होगा? 1 के बराबर। 7 15 का HCF 1 के बराबर। अब देखिए, तो यहां से यदि B ले लेते हैं और यहां 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो फिर 1 और 7 का HCF कितना के बराबर होगा? तो 1 के बराबर। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कंडीशन में आप कह सकते हैं कि यदि AB का मौसा जो है, AB का मौसा BR के मौसा के क्या होता है? बराबर होता है। AB का मौसा BR के मौसा के बराबर होता है। अगला कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की विधि है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दो धनात्मक संख्याओं का सिर्फ और सिर्फ HCF निकाला जाता है, उसके अलावा और उसका कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप HCF निकाल सकते हैं। अगला कहता है यदि दो संख्याओं का मौसा 15 है, लौसा 30 है, तो संख्या का गुणनफल क्या होगा? आपको मालूम है कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। यहां पर दो संख्याओं का मौसा दिया गया है 15 और लौसा दिया गया है 30। तो देख लीजिए 15 गुने 30 बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब 15 तिया 45 यानी 450, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना के बराबर हो जाएगा? 450 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना के बराबर हो जाएगा? 450 के बराबर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। कहता है यदि धनात्मक पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? धनात्मक सम पूर्णांक के लिए, धनात्मक सम पूर्णांक के लिए। देखिए, तो धनात्मक सम पूर्णांक पाने के लिए क्या चाहिए आपको? 2 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए, 8 चाहिए, 10 चाहिए, या और भी इसी तरीके से चाहिए। तो हम यदि सिर्फ लिख दे 2n, क्या लिख दे? 2n, जहां n जो है प्राकृत संख्या के रूप में हमको लेना है। n क्या लेना है? प्राकृत संख्या लेना है। n लेना है प्राकृत संख्या। ठीक है, तो यदि हम n के जगह पर 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 6 आएगा, 4 रखेंगे तो 8 आएगा, 5 रखेंगे तो 10 आएगा। यानी इसका जो फंडामेंटल फॉर्म कहा जाए तो 2n के बराबर होता है। जहां n प्राकृत संख्या है, n के जगह पर मान रखिए और पूरा का पूरा सम संख्या प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, अगला जो सवाल आपका है क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर आपका 24 कहता है कि 6250 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या है? चलिए 6250 यहां पर थोड़ा सा मिटा लेते हैं। 6250 का अभाज्य गुणनखंड करने की बात कर रहा है, चलिए कर लेते हैं। 6250 का अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले तो 2 से लगेगा, 3 1 और फिर 25। ठीक है, 3125 आ गया। ठीक है, 3125 आ गया। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर 3125 है तो फिर 5 से लगेगा, ये 6 25 30 1 और 5 दूना 10, 5 दूना 10 2, फिर 5, 5 से 1 2 5, फिर 5 से 25। हाँ, 5 के बारे में यदि कहा जाए तो देख लीजिए, यहाँ 5 का तो केवल निकाला 1 2 3 4 5। 5 का अधिकतम घात कितना के बराबर है? 5 के बराबर है। 5 का अधिकतम घात कितना है? 5 है, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। लास्ट सवाल, ए और बी सह अभाज्य संख्या कहलाता है यदि ए और बी का मौसा है। कोई भी दो संख्या यदि आप लेते हैं, दो संख्या लेते हैं और दो सहअभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 के बराबर होता है। सीधा समझ लीजिए आप, दो सहअभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, दो सहअभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 के बराबर होता है, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से 25 क्वेश्चन आप लोग को मिला था, जिनका पूरा का पूरा आंसर अभी आप लोग को बता दिया गया है। ठीक है, अब आप लोग अपने आंसर शीट से जरूर मिला लीजिएगा और कल से आप लोग का क्लास निरंतर चलते रहेगा। जहां से हमने टेस्ट के लिए रुका था, फिर उससे आगे कल से हम लगातार चलेंगे। हो सकता है कि अगले दिन से आप लोग के लिए 45 मिनट या 40 मिनट का वीडियो है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।